जी। तो दिखाई दे रहा है क्या? जी, जी, बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। ओके, तो शैल जी। आई स्टार्ट या आप पहले आप बोलिएगा? नहीं, नहीं सर, आप बोलिए, मैं बीच में कुछ क्वेश्चन कर लूँगा आपसे, बिल्कुल ओके, सर। ओके। जी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको जो बीपीएससी है उसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट को कि जी। बीपीएससी इज़ द ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम इन दिस एंटायर यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे कोई आसान एग्ज़ाम है तो वो आपका बीपीएससी है। अब ये सवाल आता है क्यों? ठीक है? तो मैं हमेशा एक लाइन बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि सक्सेस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें आप देखिएगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है? आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी एग्जाम अपने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो 10 मतलब होता है कि 4, 5, 6 अटेम्प्ट देने के बाद भी वो फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उसके बीच का डिफरेंस क्या है? आजकल पढ़ाई को लेके एक आप देखिएगा कि इवन क्लास 4, 5, 6 का बच्चा भी इतना जागरूक हो गया है कि आजकल वो भी 7-8 घंटे पढ़ाई करता है। ठीक है? तो ओनली मैग्नीट्यूड अगर आप दे रहे हैं कि मैं घंटों पढ़ रहा हूँ और अगर आपकी प्रिपरेशन में डायरेक्शन की कमी है तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। कोई भी एग्जाम आपके लिए टफेस्ट एग्जाम हो जाएगा। तो अगर आपको बीपीएससी या यूपीएससी, ठीक है, इसमें आपको सक्सीड करना है तो आपको डायरेक्शन की बिल्कुल जरूरत है कि मैं किस तरह, आप खुद एक अपने आप से एक सवाल करिए कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, वो भी वही मटेरियल पढ़ते हैं, वो भी लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी यही सब बुक पढ़ते हैं। वो भी या तो सेल्फ स्टडी जैसे आप करते हैं वो भी सेम ही कोचिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। क्यों? ठीक है, उसका ये है कि किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आपको वर्क करना है, उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग एग्जाम को बांटे तो देखिए 3 फेजेस में टोटल आपके एग्जाम आते हैं। एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, मैं सबसे पहले लास्ट फेज में आता हूँ, इंटरव्यू। ठीक है, बहुत मैं क्रिस्प रखूंगा। ठीक है, इंटरव्यू क्या है? जी। जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी करें, इंटरव्यू देखिए, एक इंटरव्यू क्या होता है कि इंटरव्यू एक सिंपल संवाद होता है, एक सिंपल कॉन्वर्सेशन होता है। आपके सामने 3 से 4 मेंबर बैठे होंगे, आप इस साइड बैठे होंगे, पर इंटरव्यू में समस्या कहाँ होती है? मतलब आई वॉज सेलेक्टेड इन 64th, आई एम फ्रॉम 64th बैच। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, ठीक है, तो सबसे पहले वो आपको एक 2-3 बैचेज में आपको सब ग्रुप्स में आपको डिवाइड कर देंगे, एक जगह बैठा देंगे। जब बैठाएंगे थोड़ा सा डर लगेगा आपको कि पता नहीं क्या होगा, आगे नहीं होगा, कैसा करोगे। उसके बाद फिर आपको क्या करते हैं कि हॉल में ले आते हैं, वहां से आपसे डिटेल भरवाया जाता है, फिर आपको कोडिंग दिया जाता है। फिर आपको क्या किया जाता है, जब आपका नंबर आता है ना, तो एक अंदर से एक बड़े से रूम में इंटरव्यू होते रहता है, उसी के सटे हुए एक छोटा सा रूम रहता है, कैबिन टाइप का छोटा सा, उसमें आपको बैठा दिया जाएगा। और वहां पे जब आप बैठिएगा ना तो आपको बहुत डर लगेगा कि पता नहीं मेरा नंबर 1 मिनट बाद भी आ सकता है, 10 मिनट बाद भी आ सकता है, पता नहीं वो क्या पूछ लेगा सवाल हमसे। ठीक है, वो क्या पूछेगा, ये हमें डर रहता है। और डर के साथ जब इंटरव्यू देने जाइएगा ना तो इंटरव्यू खराब चल जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू में डर हम लोग कैसे हटाएंगे? इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कि आपको डरना नहीं है। आपके प्रीलिम्स और मेंस में आपके फैक्ट और आपके एनालिटिकल स्किल दोनों की टेस्टिंग हो चुका है। इंटरव्यू में आपको डरना नहीं। इंटरव्यू में कैसे हम नहीं डरेंगे? आपको देखिए, इंटरव्यू में कुछ एस्पेक्ट होते हैं जिससे वो क्वेश्चन पूछते हैं। पहला एस्पेक्ट, आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तीसरा, बिहार स्पेशल फैक्ट्स या फिगर्स पूछा जा सकता है। करेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, हॉबी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, और आपके मतलब सर्विस प्रेफरेंस है। ये 5-6 एस्पेक्ट है। तो उसमें कुछ नहीं करना है। जो भी अगर बच्चे अभी कोई देख रहे हैं जो इंटरव्यू की तैयारी अभी 67 देने चाहते हैं, आपको कुछ नहीं देना है। 1 से 2 दिन आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में दीजिए, 2 से 3 दिन आप अपने ऑप्शनल में दीजिए, उसी तरह 2 से 3 बिहार स्पेशल में, 2 से 3 दिन आप अपने करंट में। 7 से 8 दिन में आपका पूरा इंटरव्यू आपका हो जाएगा। अपने मॉक को दीजिए, जो आपको कमी आती है उसको सुधार करिए। क्योंकि आप जब इंटरव्यू हॉल में जाइएगा, आपके मन में ये चीज आएगा, यार ये न पूछ ले, वो न पूछ ले, तो आप काउंटर, आपका दिमाग, माइंड आपका काउंटर करेगा। अरे अगर वो कोई भी बेसिक सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा।
ठीक है, जो एक नॉर्मल कैंडिडेट दे सकता है उतना तो मैंने तैयारी कर ली। तुम पूछो मेरे ग्रेजुएशन से क्या पूछोगे, तुम पूछो मेरे ऑप्शनल से, तुम जीएस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन के मैं जवाब ना दूं, उसमें सॉरी बोल दूं, पर एक ऑन एन एवरेज मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा। जो एक आम कैंडिडेट को पता होना चाहिए वो मुझे पता है। तो ये हो गया आपका इंटरव्यू कवर यहाँ पे, ठीक है। इंटरव्यू में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। 7 से 8 दिन अपना जो बेसिक्स है उसको तैयार करिए, उसके बाद मॉक दीजिए, बात खत्म, ठीक है। दूसरी चीज जो हो गई, अब हम लोग आते हैं मेंस में। मेंस में आपको कुछ नहीं करना है। मेंस में देखिए जैसे क्या है कि आप कहीं से भी बुकलेट आप ले सकते हैं, ठीक है। एज फार एज मेंस इज कंसर्न, प्राइम आईएएस का जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है ना, वो फ्रीली अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट उसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट, अभी हम फिर शुभम सर के साथ उस चीज को शेयर करेंगे, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको वो ले लेना है। और मेंस में है ना, आप अंधाधुन बस चीजों को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर लिखिए। पहला आंसर आपका खराब जाएगा, 5वां आंसर आपका खराब जाएगा, 10वां आंसर में आपके कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। और एक आदमी को रखिए जो आपके आंसर को एवेलुएट कर सके, ठीक है। अगर आपके एवेल्यूशन आंसर को कोई मूल्यांकन कर देता है, कोई एवेलुएट कर देता है, बस आप लिखते चल जाइए। क्या है मेंस, आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप सोचिए कोई भी क्वेश्चन आया, एक पॉइंट आप हिस्ट्री से हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दे दीजिएगा, एक सोशल एस्पेक्ट, एक ज्योग्राफी से उठाइएगा, एक साइंस एंड टेक से उठाइएगा, एक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से उठाइएगा, ठीक है ना, तो एक करंट पर्सपेक्टिव से उठाइएगा। तो ऐसे अगर कुछ नहीं है, आप होता है ना कि कोई क्वेश्चन आया, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को उठा लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। आपको उसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। एक चीज, एक जो बहुत बच्चों में गलत आदत क्या हो गई है कि वो रटा हुआ आंसर चाहते हैं कि हमें कोई डायरेक्ट मॉडल आंसर दे दे, ठीक है, हम उसको रट लेंगे, दे लेंगे। लेकिन अभी आप देखिएगा कि मेंस में बीपीएससी ने अपने लेवल को बहुत उठाया है, क्वेश्चन को बहुत एनालिटिकल किया है। इवन एस्से में जो क्वेश्चन आया है, आप उसको देखिएगा कि अगर आपने अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं किया है, अगर आप में अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप ऑन द स्पॉट कोई आपसे कुछ नया सवाल पूछे और ऑन द स्पॉट आप उसको आंसर को फ्रेम कर दे, आपको परेशानी होगी। अगर आप सोचिएगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं पहले से रट के आऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो अब बिल्कुल बीपीएससी मेंस में पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको क्या, देखो, अगर आपको कोई मछली पकड़ के दे देता है कि ये ले लो, खा लो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द फिश, अ पर्सन और मेंटर शुड मेक यू लर्न हाउ टू कैच द फिश। कैसे उसको कैच करना है, ताकि आप, होता है ना कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइएगा उसके बाद। तो उसमें आपको, उस मेंस में आपको क्या करना है कि आपको डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करना है। और अगर आप, होता है ना कि 50-100 आंसर जब लिख लीजिएगा, तो आप उस लेवल पर आ जाइएगा कि कोई नया क्वेश्चन भी पूछ देना, तो आप उसका आंसर ऑन द स्पॉट 21 से 21.5 मिनट एक क्वेश्चन में देता है वो लोग, ठीक है। तो वहां पे आंसर आपको कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको मेंस के लिए, ठीक है। मेंस के लिए फर्दर भी आपको कभी प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, हम लोग फिर से एक सेशन रख लेंगे। लेकिन अभी आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स में, ठीक है। प्रीलिम्स आपका 30 सितंबर को है, ठीक है। टाइम बहुत कम है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है कि ये कर लीजिए, कुछ वो कर लीजिए, ठीक है। एक चीज मैं जो आपको बोलना चाहूंगा, ठीक है ना, देखिए, जो हमारे न्यू चेयरमैन सर है, उन्होंने मेंस का लेवल बहुत हाई किया है। 68 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी उन्होंने लेवल को थोड़ा सा इंप्रूव किया था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरा मानना है, आपने अभी टीचर्स का भी जो एग्जाम हुआ है उसके भी देखा है, लेवल काफी अच्छे थे। मेरा मानना है कि इस बार क्वेश्चन का जो लेवल है वो और इंक्रीज किया जाएगा आपको इसमें, जो प्रीलिम्स होने वाला है, और आपका कट ऑफ और कम जाएगा। तो इस दौरान अब क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। क्वेश्चन जब टफ आता है ना, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका सारा का सारा सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। मान लीजिए उसने पॉलिटी से हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया, आप पॉलिटी बहुत अच्छा तैयार करके गए थे, पर जब यूपीएससी में आप देखिएगा कि वो सारे सेगमेंट को टफ नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है ना। कुछ सब्जेक्ट को रहते हैं जिसमें वो बहुत इजी कर देते हैं, और कुछ सब्जेक्ट को बहुत टफ कर देते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो बिहार स्पेशल और मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है, वो ठीक से ऐसा ही चला गया है, ठीक है। और बाकी सारा सब्जेक्ट से अगर टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया और सिर्फ बिहार स्पेशल और मेडिएवल हिस्ट्री, इससे आपको आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया और आप पढ़ के नहीं गए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
आपको परेशानी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमें मेरा हर एक सब्जेक्ट में एक बेसिक मिनिमम प्रिपेयर होना चाहिए। अब है कि हम क्या करें अभी के लास्ट के टाइम में। मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन हार्ड आएगा तो आपका सारा सब्जेक्ट जो है ना, उसको आपका एक होता है ना बेसिक प्रिपरेशन तो कम से कम हो कि हर एक सब्जेक्ट से आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ना हो जिससे अगर वो आसान क्वेश्चन पूछ दिया तो बाकी स्टूडेंट बना ले, आप नहीं बनाए। हार्ड पूछा आप नहीं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसान क्वेश्चन अगर आप इस बार अगर छोड़ दीजिएगा किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे, अभी हमारे पास गिन के 7-8 दिन बचे हुए हैं। अब हम क्या करें अभी के लास्ट के टाइम में कि मेरा जो मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट है, 1 या 2 सब्जेक्ट मेरा छूटा हुआ है जो मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूं, ठीक है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स बहुत वीक होगा, किसी का बिहार स्पेशल, किसी का मेडिएवल हिस्ट्री, किसी का ज्योग्राफी बहुत वीक होगा। तो आप क्या करिए अभी के टाइम में, आप सेक्शनल टेस्ट उठाइए, ठीक है। जिस भी टेस्ट सीरीज से आपने किया है, अगर प्राइम आईएएस का उठाना चाहते हैं सेक्शनल, बस जो सब्जेक्ट आपका वीक है ना उसका सेक्शनल आप ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका मेडिएवल हिस्ट्री या बिहार स्पेशल आपका वीक है, तो किसी भी टेस्ट सीरीज का, हाँ, लेकिन उसका ऐसा टेस्ट सीरीज उठाइएगा जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि प्राइम आईएएस का आप है ना एक्सप्लेनेशन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वो ऐसे भी फ्री है, मार्केट में दिया हुआ है। आपका मान लीजिए मेडिएवल हिस्ट्री वीक है या बिहार स्पेशल वीक है, तो आप बस बिहार स्पेशल, मेडिएवल हिस्ट्री या आपका इकोनॉमिक्स वीक है तो उसको उठाइए, उसके 150 क्वेश्चन को देखिए, उसके 150 एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ जाइए, ठीक है। तो आप एक्सप्लेनेशन उसका पढ़ जाइएगा ना एक बार, तो आपका बेसिक मिनिमम है ना कि आसान क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा उसके बाद, ठीक है। बाकी अब लास्ट टाइम में है वो नॉर्मल बात है, वो आप लोगों को भी पता है कि करंट पर ध्यान देना है, बिहार स्पेशल पर ध्यान देना है, सभी सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, वो बोलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और लास्ट के टाइम में तो एक चीज मैं एक चीज जो बोलना चाहूंगा कि अपना कोई भी सब्जेक्ट को बहुत वीक मत छोड़िएगा। अब मेडिएवल हिस्ट्री में पूछ दे कि बाबर के बाद नेक्स्ट क्लास में कौन आया था, आप उसका आपको आंसर ही नहीं पता है, तो ये ब्लंडर है, आपके लिए ब्लंडर है। आपसे ये पूछ दे आपसे कि एनएनपी इसका फॉर्मूला क्या है, जीडीपी इसका फॉर्मूला क्या है, या इन्फ्लेशन को कैसे आप डिफाइन करिएगा, ठीक है। ये आपसे पूछ दे, आपको ये नहीं पता है तो फिर रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये सब बेसिक मिनिमम आपको पता नहीं तो आपको अगेन परेशानी है। उसी तरह मैं आपको एट द एंड यही बोलूंगा कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आपका न छूटे जो आपका बहुत ही ज्यादा वीक हो, ठीक है, उसको। और लास्ट के टाइम में अगर आप परेशान हैं, अभी डरे हुए हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप सही राह पर हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हैं। सभी लोग ऐसे ही होते हैं, जिन लोगों की भी तैयारी अच्छी होती है उनको देखिए, जो कुछ किया है उसी को खोने का डर रहता है, जो कुछ पाया है, ठीक है। आपको लगता है इसलिए परेशान मत होना है। अंतिम आपके पास अभी 8-9 दिन है, अपना जी जान लगा दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए, एक बार बस प्रीलिम्स में आप निकाल के आ जाइए, प्रीलिम्स में बस एक बार निकालिए, मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है ना। शुभम सर हैं आपके साथ, बहुत अच्छे, आपके लिए एक गाइड और एक मेंटर है, ठीक है। वो आपको, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत अच्छे से आपको वो मेंस में गाइड करेंगे। मेंस में आपको बिल्कुल भी कहीं से परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। प्रीलिम्स में ये 7-8 दिन है, मैं आपको यही बोलूंगा कि अपने आप को झोंक दीजिए, एक मैगजीन कर लीजिएगा, कोई एक यूट्यूब वीडियो कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम माय साइड मैं आपको क्या दूंगा कि अभी हम लोग एक अंतिम प्रहार यूट्यूब पर सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आज हमने एंटायर इकोनॉमी को 3 घंटे में समाप्त करवाया था, कल और परसों एंटायर ज्योग्राफी को, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को, वो भी 4-5 घंटे में खत्म कर देंगे, और उसके 2-3 दिन बाद हम पूरे एंटायर जो करंट अफेयर है ना उसको 3 घंटे में हम समराइज करके आपको वीडियो दे देंगे। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, या कोई दूसरा चीज जो अगर आप प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक यूट्यूब वीडियो को भी अपने पास रखिएगा, खासकर करंट अफेयर के लिए। क्या होता है ना, क्योंकि सुनने से चीजें याद रहती हैं, और रिवीजन 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 करना है। अभी के टाइम में कोई नया चीज आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ने के लिए बैठ जाए, बाकी चीज पढ़ा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपके कुछ सवाल है या ओवर टू यू शुभम सर? हाँ, तो आप सभी लोग जिनको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो ठीक है, आप लोग प्री के रिलेटेड या फिर जिनको मेंस के, अभी तो खास करके ज्यादातर लोग प्री के रिलेटेड ही प्रश्न होंगे, तो आप लोग अपने अपने प्रश्न मतलब सर के साथ मतलब रख सकते हैं, बारी बारी से, बस थोड़ा हल्ला ना हो, ठीक है। जिनको भी इच्छा हो माइक खोल के अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है,
हम्म। गुड इवनिंग सर, राधे राधे। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फ्रेशर है जो मतलब प्रीलिम्स में आना चाहता है, तो उसके लिए सबसे मतलब इम्पोर्टेंट क्या होगा? स्टार्ट उन्हें कैसे करना चाहिए? आप 17 प्रीलिम्स के लिए बोल रही हैं या 69 प्रीलिम्स के लिए बोल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं 70 बीपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। अच्छा देखिए, अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए अभी आप देखिएगा कि एनसीईआरटी का वेटेज बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो आपको अगर सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है, तो आप जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बुकलेट्स हैं जिसे आप अपने पास रख लीजिए। जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत रेफर करिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो करिएगा, मेडिएवल और एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के लिए 11th का जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का वो फॉलो करिए। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको बोलूंगा कि इकोनॉमिक्स के लिए आप कहीं से हल्का सा गाइडेंस ले लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो किसी अच्छे से टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर सकती है, वहां से बेसिक आपका इकोनॉमिक्स हो जाता है, ठीक है। साइंस के लिए एक एनसीईआरटी की देखिए, साइंस के लिए क्लास 6 टू क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक जरूरत है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने भी एक बुक कंपाइल किया है साइंस के लिए, जहाँ क्लास 6 टू क्लास 10 तक के सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वन लाइनर में हमने दे दिया है प्राइमरी, उसको आप रेफर कर सकती है, क्योंकि क्लास 6 टू क्लास 10 तक के एनसीईआरटी को पढ़ना साइंस का पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो ये सब स्टडी मटेरियल आप अपने पास रखिए और उसे आप पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। और आप एक मेंटोर को आप अपने पास रख सकती हैं। मान लीजिए आपको कहीं कभी किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, कोई चीज आपको समझ नहीं आया या कभी आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए, ठीक है, तो एक मेंटोर को अपने पास रखिए, ठीक है, जो कोई भी मेंटोर को, और इसी से आप चलिए, ठीक है। इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने बताया कि आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अन्यथा अगर आप कहीं से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। सर तो एक और क्वेरी है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर एस्पिरेंट के पास कोई ना कोई मेंटर मिल ही जाए, मतलब तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? आवाज नहीं आई सही से, क्या बोलिए, मतलब क्या मिल जाए? नहीं, ये पूछ रही हूँ कि अगर जिनके पास कोई मेंटर नहीं है, वो नहीं मिल पा रहे, तो वो कैसे कर सकते हैं? सब आदमी के पास कोई ना कोई मेंटर होता है, जो कभी किसी ने कुछ निकाल रखा हो, या फिर मतलब आपके जो सीनियर हो, या फिर उसके बाद भी नहीं मिलो तो सर है यहाँ पे, आप यहाँ पे रहिए, जब भी आप सकता हो आप इनको कर सकते, ग्रुप में भी है, जब भी ऐसा जरूरत हो, जब भी हेल्प करने के लिए हमेशा मतलब तैयार रहेंगे। इनसे अच्छा मेंटर कौन हो सकता है? वैसे हर आदमी के पास कोई ना कोई ऐसा होता ही है। चलिए, और किन्हीं लोगों का कोई प्रश्न और कोई क्वेश्चन बताइए, फिर हम भी थोड़ा बात करेंगे। हेलो सर, बोलिए। मेरा सर हाँ क्वेश्चन बोलिए। है सर, जितना टेस्ट लगा है सर एक्सप्लेन के लिए, जो उसमें सर नंबर ऑलमोस्ट 75 25 आपकी आवाज आवाज कम आ रही है अमित जी आपकी। एक मिनट सर। आवाज आ रही है क्या आपको सोम हाँ जी? बोलिए, अब आ गई आवाज। नहीं नहीं आ रही है आवाज, अभी नहीं आ रही है। सर अब हाँ ठीक है, बोलिए, अब ठीक है। सर मैं बोल रहा था कि सर जितना मतलब टेस्ट लगाया हो सर, जैसे प्रम का या फिर और भी कोचिंग का, तो सर उसका नंबर 75 to 85 तक में वेरी किया है, तो उससे ना सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि शायद फाइनल टेस्ट में अप्रोच ना हो, इसलिए माइंड के अंदर चल रहा है कि नंबर कम रहा है, थोड़ा सा और लैग कर जाएगा क्या, क्योंकि 2-3 बार लगा फेल हुआ है सर। इनका नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है शुभम जी? 75 to 85 बता रहे हैं। अच्छा 75 to 85।
देखिए हाँ, 75 to 85 एक डिसेंट मार्क्स है, ठीक है ना। आपको बहुत ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए 70, आप लास्ट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका करंट प्रिपेयर नहीं होता है, ठीक है, तो वो लास्ट टाइम में ही अपना करंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो है कि आपका मार्क्स अगर यहाँ टेस्ट सीरीज में आ रहा है, जो अगर मान लीजिए यहाँ पे, तो आप अल्टीमेट एग्जाम में जो होता है, एग्जाम 30 सितंबर को होगा, आप ये मान के चलिए कि 5-10 नंबर प्लस आएगा ही, क्योंकि टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा टफ जाता है, टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा टफ रखा ही जाता है, ठीक है। और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मैं ये बोलूंगा कि लास्ट टाइम थोड़ा सा ये फेज होता है कि मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आपको डर लग रहा है तो आप ऐसा समझिए कि आप एक सही डायरेक्शन पर है। आपको बस करना ये है कि जो भी टेस्ट सीरीज आपने पढ़े हैं उसमें से आपने अंडरलाइनिंग किए होंगे कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको याद नहीं रहते हैं, जो आपके लिए न्यू है, तो उनको आप दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को थोड़ा सा सावधानी से पढ़िए, क्योंकि हर एस्पिरेंट्स के द्वारा ये होता है कि वो जब एग्जाम हॉल से निकलता है ना, तो कुछ 5-6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उसका आंसर उसको आता है, लेकिन उन्होंने सीरियसली नहीं ध्यान दिया, अच्छे से नहीं पढ़ा, इसलिए 5-6 क्वेश्चन आता है वो गलती कर देता है। अगर आप इसको मिनिमाइज कर लीजिएगा तो 5-6 नंबर आपका ऐसे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और अभी लास्ट के टाइम में डर लगना स्वाभाविक है, परेशान मत होइए, अंडर कॉन्फिडेंस सबको ही होता है, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर किसी के पास खोने को कुछ नहीं है, जिसके पास खोने को कुछ है उसी को डर लगेगा। तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे है, यू आर द राइट ट्रैक, और इसको कंटिन्यू करिए। अपने जो करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल, ये सभी चीजों को अच्छे से करिए, और आपका डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स होना चाहिए। थैंक यू सर। चलिए, और कोई आदमी, कोई भी क्यूरी हो? बोलिए, तो फिर मैं बात करूं। गुड इवनिंग सर, मेरा भी एक सवाल है। गुड इवनिंग। मेरा प्रीलिम्स का पेपर है 30 को और साथ में इंटरव्यू भी है 17 अक्टूबर को, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है मुझे प्रीलिम्स छोड़ देना चाहिए या करना चाहिए, कहीं इस चक्कर में इंटरव्यू में परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए, तो थोड़ी दुविधा में हूँ, समझ नहीं आ रहा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका मेंस कैसा गया था? मेंस ठीक गया था, लेकिन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे पता नहीं है कि मुझे कितने नंबर मिले या कैसा लिखा है मार्क्स। स्टैट आपका सही हुआ था? दोनों स्टैट सही हुआ था, 6 नंबर का एक गलत हुआ था, बाकी पूरा सही था। देखिए अब एक चीज समझिए, आप आंख बंद कर क्लोज योर आइज और आंख बंद करके आप इंटरव्यू पर ध्यान दीजिए। आपको कारण मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तैयार करना है ना, तो कम से कम 2 दिन आपको कम से कम लगेगा। ऑप्शनल तैयार करने में आपको 3 से 4 दिन आपको लग जाएगा। आपको बिहार स्पेशल सारे फैक्ट फिगर याद करने में 2 दिन आराम से लग जाएंगे। आपको करंट अफेयर अगेन करने में, इंटायर करंट अफेयर करने में आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। फिर आपका सर्विस प्रेफरेंस है, फिर जीएस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इंटरव्यू का अगर एक प्रॉपर तैयारी करिएगा, आपको 12 से 13 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर आपका स्टैट में, ठीक है, अगर आपका बस एक मान लीजिए एक पार्ट गलती है, 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स जो भी आता है, तो आप यू आर परफेक्टली, आप राइट ट्रैक पर हैं। आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं बिल्कुल अच्छी है। इंटरव्यू का मौका बहुत ही तपस्या के बाद मिलता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल मत खोइए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना इंटायरली जो फोकस है आप अपने इंटरव्यू पर लगाइए, ठीक है। इंटरव्यू पर दीजिए, क्योंकि उसमें फाइनल सिलेक्शन होने का संभावना है, उसमें उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए आप। ओके सर, और एक सवाल और है। मेरे ग्रेजुएशन में मैंने अलग सब्जेक्ट लिया था और ऑप्शनल, मतलब ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से था, पीजी पॉलिटिकल साइंस से, और ऑप्शनल में मैंने हिस्ट्री रखा है। तो मुझे मतलब प्रिपरेशन इसके लिए, सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए? मतलब PSIR के लिए और हिस्ट्री के लिए? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन और पीजी पॉलिटिकल साइंस में किया, पर मैंने ऑप्शनल में हिस्ट्री को चूज किया था, अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को नहीं। ओके। तो इससे मतलब कितना, मतलब ऐसे सब्जेक्ट चेंज करने पर कितने क्वेश्चंस उससे पूछे जा सकते हैं? कोई परेशानी नहीं है उसमें। जैसे मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने ग्रेजुएशन किया है और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, ठीक है। तो उसको आप जस्टिफाई कर सकती हैं, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग जस्टिफाई करते हैं,
कि हमने ये लिया था सर विविधता, मतलब समझे ना, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। उससे आपसे यही पूछेंगे कि आपने जब ऑलरेडी एक सब्जेक्ट रखा था, आप सब्जेक्ट को क्यों स्विच करना है, आप कर रहे हैं, सब्जेक्ट को आपने क्यों स्विच ओवर किया, तो उसका जवाब आप बना के दे दीजिएगा कि ये कारण था जिसके कारण मैंने इस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट से स्विच किया। वो बहुत सारे हो सकते हैं कि सर जब मैंने उससे पहले ग्रेजुएशन के दौरान मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने जीएस की तैयारी की, मैंने सिविल सर्विसेज में है, तो मेरा रुझान इन सब्जेक्ट के पीछे तरफ भी हो गया, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसका एक अलग ही डायमेंशन में, अलग सब्जेक्ट में भी चाहती, मैं इसमें रुचि था, इसलिए मैं कर दी, कोई परेशानी नहीं है उसमें। बस एक ही सवाल आता है कि आपका जब वो चीज है, आपने पी दिया एक ही सब्जेक्ट, तो आप क्यों की, बस उस क्यों का जवाब दे देना, उन्हें सेटिस्फाई करना, दैट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। सर एक और सवाल है, ये प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज कितना फायदा करते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू डेफिनेटली आपको फायदा करता है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने 7-8 दिन लगा के अपने बेसिक प्रिपरेशन फिल्म्स का इंटरव्यू का आपने कर लिया, उसके बाद जब आप मॉक दीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, कि जैसे कि मान लीजिए कि आप एक ही इमोशंस के साथ आप दे रही है, मतलब होता है ना कि बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रही है अपने इंटरव्यू में, क्योंकि एक होता है ना कभी कभी बीच में वो आपके कॉन्फिडेंस को धरता है, आपका वे ऑफ पोस्चर कैसा है, आप मान लीजिए कोई सवाल आपको नहीं आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करती है, ये सारी चीज आपको खुद से कभी नहीं पता चलेगा, वो जब कोई आपका मॉक लेगा वही आपको देख के बता सकता है। ठीक है, इसलिए मॉक बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप में एक होता है ना कि देखिए आपने जो बुकिश जो चीज है वो आपने प्रिपेयर किया है, लेकिन पर्सनालिटी बेस्ड ये आपका दूसरा जो आपका मॉक इंटरव्यू लेगा वही आपको बता सकता है कि उसमें आपको कहाँ सुधार करना है। तो मॉक आपको डेफिनेटली देना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। थैंक यू सो मच सर। हाँ, लेकिन मॉक अगेन एक चीज याद रखिएगा, आपके इंटरव्यू से 5-6 दिन जब गैप रहेगा उस बीच में कोई मॉक नहीं दीजिएगा। ठीक है, लास्ट का 5-6 दिन में 6-7 दिन से मॉक, जिस दिन आपका रियल इंटरव्यू उसके 6 दिन 7 दिन पहले जितना मॉक दे सकती है दे दीजिए। अंतिम, क्योंकि लास्ट के 1-2 दिन बचे, आपका कोई मॉक खराब चल जाता है, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाइएगा। ठीक है ना, इसलिए 6-7 दिन पहले ही जितना मॉक दे सकती है दे दीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। और कोई क्वेश्चन किन्हीं लोगों का? हाँ सर, एक सवाल मेरा भी है जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मुझे ना एक चीज़ पूछना था सर, कि इंटरव्यू के लिए ना सर मॉक टेस्ट, उसके लिए क्या करना चाहिए था? इंटरव्यू में मॉक टेस्ट के लिए क्या करना है? हाँ सर, मतलब कोई इंस्टीट्यूट मतलब लेना चाहिए था, या फिर खुद से जो मतलब प्रिपेयर हो रहे हैं उस इस बीच मतलब कुछ हेजिटेशन ऐसा हो रहा है सर? इंटरव्यू के देखिए, हमने ऑलरेडी एक मैगजीन शेयर किया इंटरव्यू के लिए, जिसमें इंटरव्यू के जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है उसमें वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वो मैं शायद सर को दे दूंगा, शुभम सर को। ठीक है, वो आपको शेयर कर देंगे, उसमें आपको ऑल पॉसिबल क्वेश्चन देना है। इंटरव्यू देखिए बहुत आसान है, 90 नंबर से ऊपर किसी को दिया नहीं जाएगा 120 में। ठीक है, और 60 या 55 नंबर से कम किसी को आना नहीं है। 60 से 62वीं या 63वीं तक ये होता था कि हाईएस्ट 155 चला गया, लोएस्ट 25 गया। अब ये जो गैप है ना बहुत कम कर दिया गया है, 90 से ऊपर किसी को देना नहीं है, और आपका खराब गया है इंटरव्यू तो 55-60 आएगा, तो मतलब 30-35 के रेंज के बीच में ही 90% बच्चों का मार्क्स होता है। मैंने जो आपको एस्पेक्ट बताए, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तैयार करिए, ऑप्शनल तैयार करिए, बिहार स्पेशल तैयार करिए, करंट तैयार करिए, हॉबी तैयार करिए, और सर्विस प्रेफरेंस के बारे में क्वेश्चन तैयार करिए, और इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने अपने प्राइम आईएएस के मैगजीन में दे दिया है। ठीक है, उसके बाद यू आर फ्री। मॉक आपको डेफिनेटली देना चाहिए, 3-4 मॉक आप डेफिनेटली दीजिए, जो भी आपके पास पॉसिबल प्लेटफॉर्म है, आजकल बहुत सारे। हाँ, लेकिन आप इंटरव्यू हर जगह पर नहीं दीजिएगा, एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जहां पे आपको भरोसा है कि नहीं पे यहाँ पे मुझे जेन्युइन एडवाइस दिया जाएगा वहीं पे। ठीक है, और मॉक दीजिए, आप मॉक दीजिए। और दूसरी चीज, एक चीज और है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, ठीक है, और खुद से सवाल पूछिए कि जो वीमेन रिजर्वेशन बिल है उस पर आपकी क्या राय है, खुद से जवाब दीजिए। आप ये पूछिए कि कास्ट सेंसस पर आपकी क्या राय है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपोज कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट उसे सपोर्ट कर रहा है, तो आपको एक मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कास्ट सेंसस पर आप एक एक्सट्रीम स्टैंड नहीं ले सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको केंद्र सरकार को भी डिफेंड करना है और स्टेट गवर्नमेंट को भी डिफेंड करना है।
ठीक है। उसी तरह कोई आपसे सिचुएशनल बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप, बहुत सारे मॉक यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनके पॉसिबल क्वेश्चंस को आप देखिए कि उनसे क्या पूछा जा रहा है, ट्रांसक्रिप्ट आप लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप और कहीं मॉक से कहीं पे जरूर किसी प्लेटफॉर्म से जुड़िए, वहां से गाइडेंस लीजिए, अपने मेंटोर से गाइडेंस लीजिए, ठीक है। आपको डेफिनेटली कहीं पे परेशानी नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। देन थोड़ी ना अपने खुद के हेल्थ से भी हम परेशान हैं सर, वो तो खुद से ही करना होगा सर। देन सर जितना सर आपने बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। देखिए हेल्थ, आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरा भी खुद, मुझे फीवर है, मतलब सर्दी है, खांसी, तीनों चीज है, ठीक है। बट यू हैव टू गो ऑन। मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि लाइफ में जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बहुत मुश्किल से एक मौका मिलता है, ठीक है ना। हम लोग, ये हमारी गलती नहीं है कि हम एक आम इंसान में हम लोग जन्म लिए हैं, आपको मैं दिल से ही बात बोल रहा हूँ। लेकिन आप बिना कुछ किए हुए अगर आप इस धरती को छोड़ के जा रहे हैं ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। एक चीज याद रखिए, पॉलिटिशियन बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पिताजी पॉलिटिक्स में हो। बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पिता बिजनेसमैन हो। शिक्षा ही वो चीज है जो जरूरी नहीं है कि आपके पिता माता अनपढ़ है या नहीं है, ठीक है। शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है जो इक्वालिटी लाती है। इस चीज को उठाइए, ठीक है। सपोज करिए कि आज मैं, मान लीजिए कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मतलब होता है ना कि वो अपने जॉब में ही बिजी हैं, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव, एक अंदर एक आग होनी चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ करना है एक्स्ट्रा। ये बिहार किसका है, ये देश किसका है, मेरा है, आपका है। अगर हम लोग एक्स्ट्रा कुछ कदम नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे चीजें बदलेगी, ठीक है। और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सोसाइटी के लिए खुद को रोकिए मत। एक लाइन किसी ने कहा है ना कि कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, न जाने कितने लोगों का हौसला हूं मैं, ठीक है। तो आप यहां तक आए हैं, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। लास्ट का 5 महीना, 6 महीना, 1 साल है, अपने आप को झोंकिए, अपने आप को झोंक दीजिए पूरा। और उसके बाद आपका जो, आपके अंदर से जो निकलेगा ना, जो वो पूरे सोसाइटी को लाइट देगा, ठीक है। एक कहावत है ना कि मैं, एक लाइन है कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। गो ऑन, अपने आप को झोंक दीजिए, फ्यूचर इज योर्स, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक सीट ही पर्याप्त है आपके लिए, वो सीट आपका होगा, चाहे वो 69th हो या 17th हो। आप अपना एक टारगेट बनाइए, कोई भी दिन आप 7 से 8 घंटा से कम सेल्फ स्टडी नहीं करिए। और जिस दिन आपने अगर कर लिया 7-8 घंटा से कम सेल्फ स्टडी, आपको उस दिन अधूरापन महसूस होना चाहिए, ठीक है। और अपने आप को झोंकिए, डेफिनेटली आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ सर, देन जितना एफर्ट लगाना था सर हमने लगा के अभी तक यहाँ तक इंटरव्यू के पड़ाव तक पहुंचा है सर। एंड थैंक यू सो मच सर, मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। वेलकम। और कोई क्वेश्चन किन्हीं लोगों का? या फिर मैं बात करूं? सर का समय भी बहुत लग रहा है, तो बताइए, थोड़ा समय बात करके मैं वो कर दूंगा आप लोगों को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट मोमेंट में, जैसे इस बार निगेटिव कर दिया गया है बीपीएससी के तौर पे, बीपीएससी एग्जाम में, तो लास्ट मोमेंट में मतलब कितना अटेम्प्ट करना चाहिए और कितने क्वेश्चन को मतलब ये करना चाहिए? और जो क्या बोला, निगेटिव कर दिया गया, उसके बाद क्या बोला आपने? सर मतलब कितना स्कोर बेस्ट रहेगा वहां तक मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या कि लास्ट मोमेंट में होता है कुछ क्वेश्चन में डाउट रहता है कि आप 50-50 पे रहते हैं, फिर वहां पे डाउट लेने के बाद होता है कि मैक्सिमम चांस रहता है कि निगेटिव चला ही जाता है वो क्वेश्चन। तो इन सब को कैसे अवॉइड किया जा सकता है और लास्ट मोमेंट में अपने आप को कैसे मोटिवेट करें कि उन चीजों को भी सही कर पाए? देखिए, आपके पास ऑप्शन रहेंगे 4, ठीक है ना। और प्रत्येक ऑप्शन का अगर आप 25% प्रोबेबिलिटी रहता है। अब 4 क्वेश्चन टिक लगाते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी के अनुसार 1 क्वेश्चन सही होगा, 3 क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका नेट मार्क्स 0 आएगा, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में।
कोई भी ऐसा सवाल जिसमें आप 2 ऑप्शन को हटाने में सक्सेसफुल है, ठीक है ना, वैसे क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन अगर आपने हटा दिया तो आप 50-50 रेंज में चले गए हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर 10 सवाल में से अगर आपके 5 सही होते हैं, 5 गलत होते हैं, ठीक है, 5 सही होते हैं तो आपको प्लस 5 नंबर मिलेगा, और 5 आपका गलत होता है तो आपको 1.67 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, मान लीजिए, ठीक है, 1.6। तो तब पर भी आप देखिएगा कि आप नेट पॉजिटिव में ही है, 10 क्वेश्चन में 2.5-3 नंबर आपको एक्स्ट्रा ही दिया गया है, इसलिए जहां पे भी 50-50 का ऑप्शन अगर हो तो आप कहिएगा। दूसरी चीज आपको देखिए, कोई भी स्टूडेंट का एक्यूरेसी जो होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट का 90% नहीं होता है। अगर आपने 100 क्वेश्चन बनाए तो ये नहीं है कि आपका 90 क्वेश्चन सही होगा, 10 क्वेश्चन आपका गलत होगा, ये बहुत ही रेयर है। नॉर्मल जो एक्यूरेसी रेट देखा जाता है बच्चों का वो 60, 70, 75% 70 और 75% तक मैक्सिमम होगा। 60, 70, 75% है। तो उसके लिए आपको मिनिमम जो है 130 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जहां से भी एक भी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर चुके हैं वहां पे आप लगाइएगा। दूसरा चीज मैंने आपको एक चीज बोला, जो इजी क्वेश्चन है वो आपका नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन मान लीजिए 3 पार्ट में आया, 50 क्वेश्चन इजी, 50 क्वेश्चन मीडियम, 50 क्वेश्चन टफ। टफ में आप मान लीजिए ज्यादा नहीं कर पाए, कम से कम 50 में 49 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए इजी वाला में। मीडियम वाला में, ठीक है, मान लीजिए है कि तो उसमें आप 30 क्वेश्चन आप सही कर लीजिए, ठीक है, नेट मैं बता रहा हूं, ठीक है। और उसी तरह मान लीजिए टफ में 4-5 भी सही कर लीजिएगा तो आप नेट 90 क्रॉस कर जाइएगा, ठीक है। और इस बार आप अपना कट ऑफ 90 प्लस ही मान के चलिएगा, उसी हिसाब से अटेम्प्ट करिएगा और क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कि आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, आता हुआ बच्चा क्वेश्चन गलती करता है उसके कारण 4-5 मार्क्स कम हो जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जी थैंक यू सर। और कोई भी लोग? सर इस टाइम क्या किया जाए अभी ये बताइए थोड़ा। इंस्टेंट तो आप अपना जैसे परेशानी बताइएगा तब ना बताएंगे कि यहाँ पे इंस्टेंट, क्योंकि हर रोग अलग है और उसके दवाई अलग है, तो मैं एक कॉमन दवाई कैसे बता दूंगा। आप बताइए आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है, वहां पे मैं बताऊंगा। सर अभी क्या हो रहा है, जो एक तो नींद नहीं आ रहा है, ऊपर से कई सारा सर दर्द कर रहा है, टेंशन अलग सा जो है वो हो रहा है, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं जितना होना चाहिए था। देखिए आपको, देखिए ये चीज मत बोलिए कि हम पढ़ रहे हैं, आपको टेंशन है, नींद नहीं आ रही है, दैट इज ओके, ठीक है ना। अपने आप को कूल डाउन करिए, ठीक है, आपने जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, चीजों को एक बार देख डालिए। करेंट अफेयर डेली 2 से 3 घंटा पढ़िए, जो ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। कोई भी एक यूट्यूब वीडियो उठाइएगा, प्राइम आईएएस का यूट्यूब चैनल में हम एक 3 घंटा का सेशन करवाएंगे जिसमें पूरा करंट अफेयर हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो वो सेशन करंट अफेयर के लिए देख लीजिएगा। बाकी आपने जहां से जो चीजें पढ़ी हैं अपने आप को डे में डिवाइड करिए, ठीक है। मान लीजिए पूरे हिस्ट्री को खत्म करने के लिए आप एक दिन दीजिए, एक दिन साइंस को दे दीजिए, एक दिन बिहार स्पेशल को, एक दिन ज्योग्राफी को, उसी तरह टॉपिक बांट लीजिए। 5 दिन में पूरा रिवाइज कर जाइए एक बार पूरा सब्जेक्ट, और करंट अफेयर आपका डेली चलना चाहिए। फिर 5 दिन बाद क्या करिए, 5 दिन में अगर आपका एक लॉट पूरा हो गया, पूरे अपने स्टैटिक सब्जेक्ट को पढ़ लिया है और करंट अफेयर भी पढ़ लिया है, फिर लास्ट में क्या करिए, ठीक है, फिर लास्ट के 3 दिन में उसी चीज को फिर 3 दिन में कन्वर्ट करिए, 3 दिन में रिवाइज करिए, ठीक है। तो 2 टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा। वही RRR फॉर्मूला पर चलना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। लेकिन अभी कम से कम बाबू आपको ये मत बोलिए कि हम 5-6 घंटा पढ़ रहे हैं। अभी के टाइम में आपको 12-13 घंटा पढ़ना है किसी हाल में। लास्ट के टाइम में 2020 का मैच होता है या वनडे मैच होता है तो लास्ट के 10 ओवर या लास्ट के 5 ओवर में मारा जाता है ना, उसमें उसी जैसे बाकी ओवर में खेला जाता है वैसे नहीं ना खेल सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी तो आपको उस रेंज में जाना पड़ेगा, अभी 12 घंटा से कम नहीं पढ़ना पड़ेगा। और चीजों को रिवाइज करिए। टॉपिक मान लीजिए कि एक दिन में पूरा हिस्ट्री एक बार रिवाइज कर देंगे, एक दिन में पूरा साइंस, ऐसे करके उसको रिवीजन करिए। थैंक यू सर। वेलकम।
मैंने सर के ग्रुप का लिंक डाला है जहाँ पे बीपीएससी के बहुत ही ठीक बेहतर है मटेरियल आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। और एक अच्छी बात यह है सर मतलब आपको फ्री में, ठीक है, मात्र एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो आपको फ्री में सारी चीजें उपलब्ध करवा ली, खास करके मटेरियल। मैंने इनका एनसीईआरटी करवाया भी था पहले भी ग्रुप में, और एनसीईआरटी मैंने इनका ही करवाया पहले जिस ग्रुप में मैं था। और एनसीईआरटी के मटेरियल मुझे वाकई में बहुत ही बेहतरीन लगे हैं, ठीक है। बाकी तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने सारा सेट किया है, लेकिन मेरे एनसीईआरटी का इनका करवाया, एनसीईआरटी का मुझे द बेस्ट लगा है, ठीक है। जितना भी इंस्टीट्यूट के देखो एनसीईआरटी मुझे सबसे अच्छा इन्हीं का लगा। मैंने अभी ग्रुप में लिंक डाल दिया हूँ, सभी लोग जुड़ जाए। और यूट्यूब का भी मैं लिंक डाल दूंगा, सर के द्वारा जो भी चीज करवाया जाता है बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन करना है तो 2-4 मिनट आप लोग ले सकते हैं, फिर मैं थोड़ी देर सर से बात करूंगा, फिर हम लोग आगे की चीजों को गुड देखेंगे। इवनिंग। है कोई लोग? हेलो हेलो सर, बिल्कुल। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर हम पूछ रहे थे, मैं जैसे 70 या 71 दूंगा, तो उसके लिए सर अभी कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, किस पे ज्यादा फोकस करें? देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अपने आप पर विश्वास है कि आप सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो आप करिए। नहीं तो आप कहीं से गाइडेंस अगर लेना चाहते हैं तो गाइडेंस भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अपने टाइम को नहीं वेस्ट करिएगा, टाइम बहुत ही प्रीसियस है आपका, ठीक है ना। देखिए, टारगेट 17 या 71 टर्म बिल्कुल कभी यूज नहीं करिएगा आज के बाद, ठीक है। ये टर्म ही बताता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपका एक अटेम्प्ट में होगा। क्यों नहीं होगा आपका एक अटेम्प्ट में आपको, सर ठीक है ना। क्योंकि मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, इसीलिए सर मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता उस टाइम तक में, बिगनर है क्या आप? क्या क्योंकि सर मैं थर्ड ईयर में हूँ अभी। अच्छा, अब ये बिगनर है, अभी अंडर अच्छा, ग्रेजुएट ठीक नहीं। है मीना, तो आप वही चीजों को मैंने आपको बता दिया। आप एनसीईआरटी चीज लीजिए, ठीक है ना, एनसीईआरटी आप लीजिए, एनसीईआरटी को उठाइए। आप मैंने बुक्स ऑलरेडी बता दिया है, मैं सोर्सेज एक बार सर के साथ शेयर कर दूंगा, वो ग्रुप में उसको अपने शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो उनको दोबारा बताने का मतलब नहीं है, ठीक है ना। उस सोर्सेज से पढ़ाई करिए। और मेंटर मतलब आपने, एक बच्चे ने पूछा कि मेंटर कहाँ से है। आपके साथ मान लीजिए शुभम सर है, वो क्या है आपके लिए? एक मेंटर ही है, इतना अच्छा आपके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। आप उनको पर्सनली मैसेज करिए कि सर मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मुझे आप, तो डेफिनेटली वो आपको जब भी वो फ्री होंगे, 1 दिन 2 दिन में जब भी फ्री होंगे, वो आपको रिप्लाई करेंगे। बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को लिया है, वो आपको गाइड करेंगे कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो उस चीज को लेके आप आगे बढ़िए, ठीक है। अभी जहाँ पे है यूट्यूब पर, देखिए सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब पर कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब इतना ज्यादा मार्केट में कंटेंट है ना कि हम लोग को ये सोच के चलना है कि इसमें से क्या नहीं पढ़ रहा है उसको छाड़ देना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि बिकॉज यू शुड रीड 1 बुक 100 टाइम रादर स्टडिंग 100 बुक 1 टाइम। एक बुक को 100 बार पढ़िए, ना कि 100 बुक को एक बार पढ़िए, ठीक है। तो जो बेसिक्स बुक है उनको पढ़िए, और कहीं पे भी परेशानी हो अपने मेंटर से आप कंसल्ट करिए। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। चलिए, तो थोड़ा अब मैं बात कर मेरा लेता हूँ, भी आप एक लोग कहोगे? क्वेश्चन है अच्छा, आपका भी है, ठीक है, कीजिए। सर। हमको ये पूछना है कि अपने रूटीन पे कैसे स्टिक रहे। मतलब जैसे मैं बनाती हूँ तो 1 सप्ताह या फिर 10 दिन, उससे ज्यादा मतलब मेरे से हो ही नहीं पाता है, उसको मैं चेंज कर ही देती हूँ, तो उस पे कैसे स्टिक रहे हैं? ये बहुत स्टूडेंट का समस्या है, ये जाहिर सी क्वेश्चन है। देखिए, रूटीन जो होता है ना, ठीक है, वो दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो फॉलो कर पाते हैं। क्यों कम फॉलो कर पाते हैं, समझिए उसके पीछे। क्योंकि रूटीन जब आप बनाते हैं ना, जिस समय, उस समय आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, रेडिएट करता है कि आज फोड़ देना है, आज फाड़ देना है, आज एक ही दिन में बीपीएससी यूपीएससी क्रैक कर देना है, ठीक है। तो उस समय आपका एनर्जी लेवल यहाँ पे रहता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग एकदम रूटीन बनाते हैं कि सुबह 3 बजे उठ जाना है, ठीक है। 8 बजे सीधे 3 बजे से पढ़ने के लिए बैठना है, सीधे 8 बजे उठना है, ठीक है। उसके बाद फिर 10-15 मिनट का ब्रश व्रश कर लेना है, फिर पढ़ेंगे। तो उस समय आप जब बनाते हैं तो इनिशियल रूप में आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है, लेकिन ये इंसानी गुण है कि एनर्जी लेवल कांस्टेंट रखना, वो बहुत। इसलिए रूटीन कभी भी बनाइए जब आपका माइंड और फ्रेम बिल्कुल नॉर्मल हो, आपको अपने पोटेंशियल पता हो कि मैं कितना देर पढ़ सकता हूँ। एक आध दिन जब आप हाईली एनर्जेटिक है, आपने किसी, जैसे आज आपने मुझसे बात किया, कल आप जाके हो सकता है कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ ले, 3 घंटा 4 दिन आप इसी तरह पढ़े, लेकिन 5वें दिन बैक टू आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ आ जाइएगा। लेकिन आप अपना रूटीन बनाइएगा नहीं, अब हम 10 घंटा के अकॉर्डिंग अपना रूटीन बनाएंगे, तो इसीलिए रूटीन फॉलो नहीं होता है। रूटीन एक वास्तविकता बनाइए। अगर आप बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो 7-8 घंटा मेरा मानना है कि मिनिमम आपको पढ़ना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अपना रूटीन बनाइए। और दूसरा चीज, एक सवाल हमेशा अपने से पढ़िए कि क्यों
आप तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी या यूपीएससी की, ठीक है ना, आप क्यों कोई अदर, क्योंकि आपको एक ऑथोरिटी चाहिए, ठीक है ना। एक बीपीएससी यूपीएससी क्या आपको एक ऑथोरिटी देता है जिसके बेसिस पर आप कुछ बोलिएगा तो लोगों को आप पर भरोसा होगा, ठीक है ना। सोसाइटी में आपका स्टेटस बढ़ता है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जो लोग हैं आपके माता पिता, जैसे आप एक मान लीजिए कि आप यू आर फीमेल, और डेफिनेटली आप जब आगे एग्जाम निकालिएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप बहुत सारे लड़कियों का लाइफ सफल बना दीजिएगा, क्योंकि अन्य लोग जो आपको देखेंगे कि उनकी बेटी बन गई है, ठीक है, आपके माता पिता को देख के, तो वो भी अपने बच्चियों को आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। बिहार जो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, प्रीति प्रधान देश है, उसमें आपके माता पिता ने आपको इतना फ्रीडम दिया है कि आप पढ़ सके, आप बहुत लकी हो उस चीज में। तो उस चीज की जिम्मेवारी का ख्याल रखिए, टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, टू मेक योर सोसाइटी प्राउड। आप होता है ना कि बेसिक मिनिमम से कम न जाइए। एनर्जी का ग्राफ ऐसे नहीं होना चाहिए, आपका एनर्जी का ग्राफ ऐसे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना है। और 7-8 घंटा पढ़िए और उसी के अनुसार अपना रूटीन बनाइए, तो आपका रूटीन भी फॉलो होगा और आपका एग्जाम भी क्लियर होगा। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर, प्लीज। सर जैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जैसे मेरा है कि हम एक ही बार में सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और जैसे हम बहुत लोग से सुन रहे हैं 2 बारी में करना है, एक बार जो आ रहा है वो कर लो, फिर उसके बाद जो नहीं आ रहा है वो रहने दो, फिर दोबारा में दे के करो। तो सर कौन सा मेथड सही रहेगा? मेरे को तो नहीं लगता है कि मतलब इतना टाइम बचेगा कि 2 बारी में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है, जैसे 2 बार क्वेश्चन पेपर पूरा 150 क्वेश्चन ऐसे पढ़ के। आप एक बार में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करती है तो उससे आपको कुछ परेशानी हो रही है? हाँ सर, जैसे अभी हम रियलाइज किए कि शायद बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे हम घर पे आके फिर क्वेश्चन पर देखते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि शायद जितना टफ हम समझ रहे थे एग्जाम में तो उतना टफ नहीं है। हम घर पे जब दोबारा वही क्वेश्चन पढ़ते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमको आंसर पता लग जाता है, इसलिए हमको थोड़ा इजी लगने लगता है वो। तो सर यही बस कंफ्यूजन है कि 2 बार उसको अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, 2 बारी में या एक ही बारी में। देखिए एक चीज की अभी एग्जाम में 6-7 दिन है, ठीक है, और आप एक लॉन्ग टर्म से आपने अपने आप को इस रूप में ढाला है कि आप एक ही बार में क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं 150। तो उसमें एक्सट्रीम बदलाव लाना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि बिल्कुल आप कल से 2 बार में आप कर दीजिए, लेकिन आप इतना कर सकती हैं कि 100-150 क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन में मान लिया 110 क्वेश्चन में आपको लगेगा कि जहां पे आप 60-70% श्योर है, उस 110 क्वेश्चन को, 115 क्वेश्चन को एक बार में आप अटेम्प्ट कर लीजिए, या 120 क्वेश्चन को। जो बाकी 30 क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है ना, उसको आप टिक मार के रख लीजिए कि अगर मुझे लास्ट के टाइम में अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो ये जो मैंने ऑप्शन मारा इसी को मैं भर दूंगी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ूंगी, ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ बदलाव है। लेकिन जिस क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हैं या आप 60% 70% भी कॉन्फिडेंट है, उसको 1 गो में, ऐसा नहीं कि 75 का स्लॉट नहीं बना लेना है, एक बार में 120 क्वेश्चन को कर लीजिए, और लास्ट में जो 25-30 क्वेश्चन बचता है या 15-20 जो भी बचा, जहां पे आपको कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा कि क्या होगा हमको नहीं पता, उसको आप क्या करिएगा, हम भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना, हम क्या करते हैं कि जहां पे हमको कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा उसको हम रख लेते हैं। वो क्वेश्चन हार्डली हमको लगता है कि मेरे लिए 15-20 क्वेश्चन होता होगा मेरे पास, ठीक है ना, लेकिन हम पहला अटेम्प्ट में 130 क्वेश्चन हम भी कवर कर देते हैं, ठीक है। और जब एक बार जब पढ़ लेते हैं तो उसमें बहुत बार ऐसा मौका आता है कि आपको दोबारा लिखने के टाइम में टाइम ही नहीं मिलेगा, इसलिए हम एक बार टिक मार देते हैं कि अगर हमको दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिला तो कम से कम टिक मार के रखेंगे ना कि ये अगर कुछ नहीं होता यही सही है, हम दोबारा उसको जल्दी जल्दी कम से कम फिल कर देंगे। अगर टाइम मिल गया आपको तो उसको उस 20 क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा। इसलिए 75 में नहीं तोड़कर आप उसको 125 और 25 में तोड़िए, एक बार में 125, 130, 120 क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी 20, 25, 30 बचा हुआ नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लीजिएगा। सर और प्लीज सॉरी सर, एक और क्वेश्चन है, जैसे मेरा ना पहले 2-3 मार्क्स से ही रह गया था, तो बहुत लग रहा है कि इस बार नहीं रहना चाहिए। सर जैसे एक और क्वेश्चन है ना कि जैसे अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा 80 सही है तो कितने क्वेश्चन पे तुक्का लगाना सही होगा? क्योंकि मेरे को एग्जाम में जाके 2 क्वेश्चन, मतलब हमेशा ऑप्शन में ना 2 पे बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है। मैक्सिमम यही होता है कि 2 को तो हम एलिमिनेट कर पाते हैं, बट 2 में इतने डाउट में फंस जाते हैं कि लगता है कि हाँ ये भी होगा, बट
तो सर ये बता दीजिए कितने क्वेश्चन पे तुक्का करना सही होगा। और प्लस सॉरी सर, और करंट का कि जैसे मेरा ना जनवरी से जुलाई तक का है, या मतलब सितंबर से मान लीजिए जुलाई तक का, सर अगस्त का क्या मतलब करे, अगस्त का भी मतलब आएगा, चांस है? अगस्त का डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आपको पढ़ना है। हमने एक अभी करंट अफेयर निकाला था जिसमें कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का फर्स्ट वीक, ये तीनों कवर है, हिंदी इंग्लिश में, प्राइम आईएएस में है। ठीक है, सर को मैं बोलूंगा कि वो शायद शेयर कर चुके होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो वो कर देंगे। मेरे पास है वो, मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, वो कर लीजिएगा। ठीक है, अगस्त से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, उसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगस्त में आप पूरा मैगजीन अभी नहीं पढ़ना चाहती है तो कोई भी एक यूट्यूब वीडियो देखिए जहाँ पे सिर्फ अगस्त को कवर किया गया है, उसको देख के अपने आप को ये कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा था सर? निगेटिव वाला कितने पे, अगर 80 82 लगा? निगेटिव मैंने पहले भी बताया है कि जहां पे भी आप 50-50 में आते हैं वो तुक्का नहीं हुआ, वो तुक्का नहीं है। अगर 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करते हैं, मान लीजिए 10 ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें कि आप 50-50 पर हैं कि इन दोनों में से, तो प्रोबेबिलिटी के अनुसार आपका 5 सही होगा और 5 गलत होगा। अगर आप 10 क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा आपको 0 मार्क्स आएगा, समझे। लेकिन आप अगर 10 क्वेश्चन में 50-50 करने में आप रेडी रहे, ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.33 मार्क्स कटेगा, 5 क्वेश्चन आपका गलत होने पर 1.67 मार्क्स आपका कटेगा। ठीक है, और 5 क्वेश्चन आप सही करिएगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो 5 में से 1 अगर आप 67 आप अगर घटाते हैं, ठीक है, तो आपको आ जाएंगे 3.33 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो अगर आप छोड़ देती तो आप 50-50 में, अगर आप छोड़ देती तो आप इसमें रहती। तो 50-50 में मान लीजिए कि आपका, आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आपका 6 भी गलत हो जाए, 4 भी अगर सही हो, फिर भी आप पॉजिटिव में ही रहिएगा। तो जहां पे भी 2 ऑप्शन को आप पॉसिबल एलिमिनेट कर सकती हैं वहां पे करिए, वहां पे बिल्कुल यू शुड गो फॉर दैट। वहां पे आपको नेट निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सर। चलिए शीतल जी, धन्यवाद आपका। अब मैं सर से कुछ बात कर लेता हूँ, ठीक है, हो गया आप लोग का? अब कोई लोग तो नहीं रह गए? गुड इवनिंग सर, एक सवाल मेरा है। जी पूछिए सर। जल्दी से 2 मिनट में खत्म कीजिए, लंबा सवाल। सर जैसे ना एनसीईआरटी का बुक्स से पढ़ना पड़ता है, लेकिन सारे बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इसका कंटेंट मतलब कहाँ पे मिलेगा एक जगह जो कि कोई बुक्स? अरे तो ये सर मतलब पढ़ाने का स्ट्रेटजी बताएंगे, कंटेंट बताएंगे। एनसीईआरटी का बुक क्यों नहीं अवेलेबल है? सब तो मिल ही जा रहा है। और निगेटिव मार्किंग लेकर के, जैसे कि हम लोग निगेटिव मार्किंग दिया हुआ, तो हम लोग को कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है, ठीक है ना, ऑलरेडी बता चुके हैं मतलब सर। हाँ ठीक है ना, कि आप देखिए कि आपको कम से कम मैंने बता दिया है कि आपको 70-75% आपका मतलब ये रहता है कि आप कोई भी सवाल बनाइएगा तो आप 70-75% से ज्यादा एक्यूरेसी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ऑन एन एवरेज 130 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, और जहां जहां पे आप 50-50 पर पॉसिबल है आपको वहां पे अटेम्प्ट करिए। ठीक है, रहेगा आपको नेट 90+ मार्क्स लाना है, उसके बाद रिस्पेक्टिव अपने कैटेगरी में आप देख लीजिएगा आपका कितना है। एक बात और, जैसे हो गया यूट्यूब सब पे बहुत सारे वीडियो, ये मतलब सोशल मीडिया कहाँ तक मतलब सही है ये बीपीएससी के तैयारी के लिए? देखिए मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि आप अपने पास एक मेंटोर को रखिए, ठीक है ना, जैसे टेलीग्राम चैनल है, शुभम सर का चैनल है, या जो भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं, आप एक जगह मतलब आप वहां पे भरोसा रखिए, और वो आपको जिस तरह गाइड करते हैं, ठीक है ना, उस पर आप उसको फॉलो करिए। जैसे वो आपको 10 यूट्यूब चैनल नहीं बताएंगे कभी भी, ठीक है ना, और आपको 10 यूट्यूब चैनल या 10 बुक नहीं पढ़ना है कभी भी। ठीक है, वहां पे आप जहां पे भी आपको भरोसा है वो बेटर, मैं ये काम मैं शुभम सर को ही देना चाहूंगा कि वो आप लोग को बेहतर से समझते हैं, वो आपको बेहतर रूप से बता पाएंगे कि कौन सा यूट्यूब चैनल, कौन सा टेलीग्राम चैनल, कौन सा बुक, एनसीईआरटी बुक, वो आपको मेरे ख्याल से आपको बेटर रूप से वो अवेलेबल करवा पाएंगे या करवा दिए होंगे। ठीक है, तो उसका जवाब वही देंगे तो बेहतर रहेगा। सर ने आज मेरा मूल्य नाम को आउट किया है, ठीक है, इससे पहले कोई नहीं जानते थे, आप लोग ठीक है, शुभम नाम के जाके आप कंफ्यूज नहीं होते हुए नहीं मतलब हो रहे होंगे, मेरा ही नाम है, ठीक है। तो चलिए आज इसी बात पे मतलब नाम भी मतलब हो गया, ठीक है। तो
तो आप लोग कंफ्यूज ना होए, ठीक है। मेरे ही बारे में बात हो रही है तो मुझे लगा कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो अब मैं सर से कुछ बात कर लूं कि किसी का और भी एक क्वेश्चन है? मिनट सर, एक क्वेश्चन और मेरा। बहुत समय हो सर गया। एग्जाम में, एक मिनट सर, एग्जाम में ऐसा होता है ना कि मतलब मैं हमेशा करती हूँ कि 6, 7, 8 क्वेश्चन ऐसा होता है कि मतलब ऑप्शन चेंज करने के चक्कर में मेरा गलत हो ही जाता है, ठीक है 6, 7, 8 क्वेश्चन, तो उसको कैसे ठीक करें? ऑप्शन चेंज करने का मतलब सर मुझे मतलब लगता है पहले ये पहले सही इनको होगा, मतलब को बाद ये में सही लगता है है, वो बाद में सही जाके होगा। उसको चेंज करके दूसरा कर देती है, सो कह रही है। तो मैंने आपको बताया ना कि आप समझिए कि अगर 10 क्वेश्चन में आपको 50-50 है तो ये हो सकता है कि 5 क्वेश्चन तो आपके गलत होंगे। 10 के 10, अगर मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन में अगर 50 2 ऑप्शन पर आप ले आई, ठीक है, तो आप अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि 10 में 10 सही हो तो पॉसिबल नहीं है ये। अगर 10 में आपका 4 भी सही और 6 गलत हो जाता है तो वो बेटर आप पोजीशन बना रहे हैं, क्योंकि नेट मार्क्स आपका पॉजिटिव ही आएगा, समझे ना। इसलिए परेशान नहीं होना है उसके लिए। अगर कहीं पे भी आप होता है ना 1 या 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर रही हैं तो आपको उतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। आपको उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं जाएगा। अगर 5 सही या 5 गलत भी हो जाता है या इवन 6 गलत और 4 भी सही हो जाता है तो आप नेट पॉजिटिव में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप वहां पे ध्यान जो गलत हुआ है बस उसी को देख रहे हो। जो आपका तुक्का में सही हो गया आप उसको काउंट नहीं कर रहे हो, समझे ना। इसलिए परेशानी है। तो उसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है। जहां पे भी आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया वहां पे आप मारिए, क्योंकि आप अगर सोचिएगा कि 130 क्वेश्चन आपको 100% श्योर है, कभी नहीं होने वाला है। अब तो और नहीं होगा, अभी देखिएगा क्वेश्चन और टफ आएगा। हेलो सर। जी हेलो, गुड इवनिंग सर। सर गुड मुझे इवनिंग। 9 से रिलेटेड नहीं पूछना था, मुझे 70 को लेकर पूछना था कि जैसे उसके लिए अगर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मेंस के लिए करेंगे, ये सबको पता है। बट सर मुझे कौन सा पेपर पहले करना चाहिए और पेपर में भी कौन सा सब्जेक्ट, या फिर ऐसे पेपर अगर ऐसे के लिए करते हैं तो ऐसे को लेके कैसे करना चाहिए, मुझे ये पूछना था। देखिए आप 17th का अगर तैयारी शुरू कर रही हैं तो बिल्कुल आप एससे अभी नहीं करिएगा, ठीक है। बिकॉज आप समझिए इससे क्या है कि वो एक स्टेप एबव है। इससे आपको लिखने के लिए आपके पास करंट का नॉलेज होना चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, सब ये सारे एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि पहले मेंस की तैयारी करना है, मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी साइमल्टेनियस आपको करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर 17 फाउंडेशन के लिए आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने हिस्ट्री उठाया तो हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम उठाइएगा। स्पेक्ट्रम में भी आप 1857 से स्टार्ट करिएगा, 1057 से। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप वहां से चीजों को पढ़िए। और एक बार है ना, पहला बार में कभी भी कोई बुक पढ़िए तो आप अंडरलाइन नहीं करिएगा। पहला बार आप लक्ष्मीकांत पढ़िएगा और अंडरलाइन करिएगा तो आपको हर एक पॉइंट ही पूरा बुक ही रंगा जाएगा। आपको अंडरलाइनिंग कभी भी सेकेंड रीडिंग में करना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। एक बार प्रीवियस ईयर को आप देख लीजिए कि उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का सवाल पूछा जाता है। उसके बाद जो हमने बुक बता दिया है उसी को फॉलो करना है आपको। और उसके बाद एक चीज और कि कभी भी तैयारी अकेले नहीं, आइसोलेट होके नहीं करिएगा, ठीक है ना। कभी भी तैयारी करिएगा तो आप एक मेंटोर के या किसी प्लेटफॉर्म के प्रेजेंस में ही, ठीक है। क्योंकि देखिए वो क्या होता है ना कि जो गलती, जैसे समझिए कि मैंने बीपीएससी क्वालिफाई किया तो इस दौरान मैंने जिस रास्ता पर चला हूं वहां पे कितने जगह खाई थे और कितने जगह पत्थर थे, ठीक है। या आप शुभम सर है, वो भी जब तैयारी मतलब इस प्रोसेस में है तो वो इस फेज से निकल चुके हैं, मतलब इस फेज को जा चुके हैं, उनको पता है। मुझे भी पता है कि यहाँ पे खाई है, यहाँ पे पत्थर है, तो मैं तो उस खाई में भी गिरा हूँ, उस पत्थर से भी टकराया हूँ। तो मुझे जब आपको गाइड करना होगा तो मैं आपको बोल दूंगा कि बाबू यहाँ पे खाई है, थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज कर लो। शुभम सर आपको बोल देंगे कि बाबू यहाँ पे पत्थर है, थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज कर लो, ठीक है। तो आप उसको जो फॉलो करिएगा तो आपका जर्नी आसान हो जाएगा, थोड़ा सा पेन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि किसी एक प्लेटफॉर्म से और किसी एक मेंटोर से जरूर जुड़े हुए रहिएगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। मुझे तो भी सर एक मैं थोड़ा ऐसे को बात लेके प्रॉब्लम है सर कि बिना क्या मॉडल आंसर देखे हम कुछ लिख ही नहीं पाते हैं ऐसे में। उसके लिए क्या करना चाहिए?
उसके लिए आप फिल्म्स के बाद हमसे मिलिएगा। मेंस में विद कोऑपरेशन ऑफ शुभम सर आपको हम कोई परेशानी नहीं होने देंगे। मेंस में हम बोलते हैं कि ये आपका सक्सेस और आपका फेलियर दोनों हमारा होगा, ठीक है ना। आपको कोई समस्या नहीं होने देंगे। हम बुक डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन करते सबसे पहले हम शुभम सर को देंगे, ठीक है ना। और बोले ना, आप मेंटोर को एक बार रखिए अपने पास, ठीक है। अभी तक कम टाइम में हम आपको कैसे बताएं, ठीक है ना। लेकिन आप एक समझिए कि सीख जाइएगा, बिना देखे हुए ही लिखना है आपको। शुभम सर को मेंटर रखे हुआ है मैंने। हाँ ठीक है, तब वो कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग मेंस के टाइम में हम भी आपसे फिर जुड़ेंगे, ठीक है ना। आराम से आएंगे सर। मतलब मेरा एक रिक्वेस्ट भी था, क्या मेरा एक रिक्वेस्ट भी था मेंस में कम से कम कॉपी को मतलब वो करने के लिए, कम से कम कॉपी के रेगुलेट करने के लिए, और इसमें आपका सहयोग हम लोग को चाहिए। हमारे पास बीपीएससी के बहुत अच्छे माइंड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी लोग मिले हैं, कभी न कभी निकाले हैं या फिर प्रोसेस में है, तो द बेस्ट है, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे शामिल हुए सब बहुत ही मतलब बेहतर है, और सबका मतलब उद्देश्य एक ही है, सबको बीपीएससी करना। तो मेरा आपसे एक यही रिक्वेस्ट था, तो थोड़ा सा हम सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन मतलब कीजिए, खास करके जो भी नया एस्पिरेंट है। सबके आप जो मतलब अगर देखा जाए तो टेलीग्राम का दुनिया है तो बहुत बड़ा, लेकिन बहुत सीमित जगह पे सिमट के रह जाता अच्छी चीजों के लिए, और यू आर वन ऑफ द आइडियल ऑल ऑफ दोज, ठीक है। तो हम चाहते हैं मेंस के समय कम से कम आप गाइडलाइन कीजिए, तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। देखिए मेंस के समय हम बोल रहे हैं शुभम जी आपको कि हम कोई परेशानी नहीं लेंगे। देखिए बिकॉज द ब्यूटी ऑफ सिविल सर्विसेज लाइज विद इन इट्स मेंस। ना इंटरव्यू में लाई करता है, ना आपको प्रीलिम्स में लाई करता है। रियल सिविल सर्वेंट जो होता है ना, वो जो होता है ना कि 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज में किसी अपना आपको पूरा किसी समस्या का समाधान लिखना है, उसमें क्या कमियां है वो लिखना है। होता है ना गागर को सागर में समाना, वो हर कोई नहीं कर सकता है। नॉट एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन डू इट, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा कि यूट्यूब पर आपको प्रीलिम्स में गाइड करने वाले अनेकों हैं, पर रियल मेंस में आपको यूट्यूब पर टेलीग्राम पर गाइड करने वाला बहुत ही कम लोग मिलेगा, ठीक है। तो मेंस के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मेंस के लिए हम आपको पूरे अच्छे से करवाएंगे, ठीक है, कि आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। हम अभी जो बुक भी बना रहे हैं मेंस का, उसमें ठीक है ना, आपको हम बता रहे हैं करेंट अफेयर के लिए मेंस का मैगजीन बना रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं से आपको कोई समस्या नहीं होने देंगे, और चीजों को हम बाइलिंगुअल रखेंगे, मतलब हिंदी अलग इंग्लिश अलग, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी मेंस का। आपको बस एक चीज करना है कि आप लोग जैसे ये बीपीएससी रेजोल्यूशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग बस प्रीलिम्स निकालिए, ठीक है। विथ कोऑपरेशन ऑफ शुभम सर हम लोग आपको कोई परेशानी नहीं हो देंगे। यू कैन ट्रस्ट, आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं, ठीक है। बीपीएससी रेजोल्यूशन पर बहुत सारे ये है, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। बस आपके पास बचा हुआ 7-8 दिन है, अपने आप को झोंक दीजिए। बस आप प्रीलिम्स निकाल के लाइए, उसके बाद मेंस आपको एज अ गिफ्ट हम लोग आपको देंगे। प्रीलिम्स में तो सर शुभम सर हमारे के साथ पूरा एफर्ट लगा दिए, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। बस मेंस को लेकर ही कुछ प्रॉब्लम था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेंस के लिए वो मेरी जिम्मेवारी है, हम उसको हैंडल करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मेंस का जो हमारा ग्रुप है उस पर सर भी रहेंगे, ठीक है। सर को उसमें शामिल करेंगे मेंस वाले ग्रुप में, ठीक है। कोई क्वेश्चन है पीके सर, आपकी आवाज कट नहीं आ रही है, स्टार्ट कैसे करें? क्या आवाज ही नहीं आई आपकी? सर कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन को लिखना है, तो स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट करने की मतलब थिंकिंग होती है ना, तो उस चीज को हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, वो अगेन इस क्वेश्चन ऑफ में वो डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा गया है। आप किसी, अगर मान लीजिए किसी का कोट है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या आपसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया महंगाई के बारे में, ठीक है ना, तो आपसे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया तो उसको डिफाइन करके भी आप ये कर सकते हैं, या आप कहीं से कोई एग्जाम्पल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो बिल्कुल वैरी करता है, ठीक है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो आपको वैरी करेगा, ठीक है। वो अगेन जब आप आंसर लिखिएगा, तभी जब आपका आंसर किसी के सामने रहेगा तो वो आपको बता पाएगा कि आप इसमें और क्या बेटर कर सकते हैं। लेकिन चीजें वही है, आप किसी फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे फैक्ट को कोट कर सकते हैं। पॉवर्टी का कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन का कोई डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे का कोई डाटा है, वहां से कोट कर सकते हैं। कोई फेमस पर्सनालिटी कुछ उस टॉपिक के बारे में, पॉवर्टी के बारे में या कोई भी चीज के बारे में बोला है, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी एग्जाम्पल से स्टार्ट
कर सकते हैं, ठीक है। बहुत देयर आर मेनी डायमेंशन, या कोई डेफिनेशन ही आप लिख के चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। वो अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन और आप पर डिपेंड करता है। मेंस के लिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर को पॉइंट वाइज फॉर्म में रखिए, आंसर को तोड़िए, ठीक है ना। आप एक चीज समझिए कि अगर आपके पास कोई आदमी आ जाए बहुत फटीचर स्थिति में, आप उसको एंटरटेन करिएगा नहीं करिएगा एंटरटेन, क्योंकि उसके अंदर कितना ज्ञान है नहीं है आप उसको बाद में देखिएगा, पहले देखिएगा उसका अपीयरेंस कैसा है। वही चीज मेंस में होता है। मेंस में आपके आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। कुछ जैसे अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू UN, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, उसको अंडरलाइन कर देना है। फ्लो चार्ट आपको बनाना है, आंसर को पॉइंट फॉर्म में लिखना है, गवर्नमेंट स्कीम को डालना है, बिहार स्पेशल स्कीम को डालना है, कंक्लूजन में कुछ अच्छा चीज लिख देना है, उसको अंडरलाइन करना है, दैट्स ऑल। अब कोई परेशानी होगा, बाकी हम लोग जब आप लिखिएगा आई विल एवेलुएट इट और सर विल एवेलुएट इट, और उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं सर होगी। रहेंगे मेंस का जो ग्रुप जो हमारा बनेगा ना, उसमें सर रहेंगे, आप लोग को कॉपी को एवेलुएट कर देंगे, ये सर से मेरा रिक्वेस्ट है। अब चलिए सर, आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, आपने जैसे 64 सर क्लियर किया, मेरा भी एक उसके बाद क्वेश्चन है परमाइश सर। के विचार कैसे आए मन में? एक मिनट थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ उसके बाद, ठीक है ना। हाँ जी। परमाइश के विचार मतलब कैसे मन में आया, मतलब ऐसे मतलब पीसीएस क्लियर करने के बाद से चलिए अब कोचिंग को देखते हुए बिहार के छात्रों को मतलब मदद करना है, तो ये परमाइश के विचार मतलब कहाँ से आया, जो मतलब आपने इस संस्था की मतलब नींव रखी? देखिए, प्रम का मतलब होता है ना PRAM, ठीक है। बच्चा का जो एक जी खिलौना होता है ना, ठीक है, जी जिसमें जी, वो 3 चक्का वाला खिलौना, जिससे वो इनिशियल रूप में चलना सीखता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरा ये हमेशा मानना था कि व्हेन यू आर एन ऑफिसर, ठीक है ना, कभी भी एक चीज में आपको सीमित नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक्सट्रीम ऊर्जा है, इसको आप एक चैनल बनाइए। मैंने आपको क्या बोला, गरीब जन्म लेना पाप नहीं है, गरीब मरना पाप है, ठीक है ना। बिल्कुल आपने अभी तक किसी का कल्याण नहीं किया है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास जब शिक्षा जैसे मजबूत चीज आ जाती है, देन यू शुड क्रिएट अ चेन जिससे आप लोगों को कर सके। हमने बस ये किया। 64th में हम लोग का जो आंसर जो रिजल्ट था वो बहुत टाइम 3 साल लगा दिया था देने में, तो हम बहुत सारे लोगों से दोस्ती हो गई। हम लोग BPSC गेट के पास भी गए थे, वहां पे भी आंदोलन किए थे, ठीक है। तो उस बार बहुत सारे लोगों से दोस्ती हो गई, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मेरा पहला वीडियो याद है जब मैंने डाला था, जिसमें मेरा सिलेक्शन के बाद मेरी मम्मी रो रही थी, पापा रो रहे थे, वो वीडियो मैंने बनाया और वहीं पे मैंने लोगों को प्रॉमिस किया था कि आई विल क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं जितने भी पॉसिबल BPSC और UPSC के जो भी ऑफिसर्स हैं उसको मैं कनेक्ट करूंगा। और इट वाज अ नोवेल विजन। हमसे बहुत आज के टाइम में सैकड़ों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। 65 में रैंक 1 हमारे प्लेटफॉर्म से है। अभी जो CDPO हुआ है उसके रैंक 2 जो मोना है, जिनका हाईएस्ट मार्क्स है पूरे मेंस में, ठीक है, वो हमारे प्लेटफॉर्म से काफी हमने सिलेक्शन किया और सभी को हमने जोड़ा। और एक निस्वार्थ भाव से हमने ये जोड़ा कि जब आप इस प्लेटफॉर्म से आप कुछ लेने के बाद आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको क्या करना है, आने वाले नेक्स्ट बैच को आपको गाइड करना है। एक चेन टाइप का हमने बनाया, ठीक है, कि हम लोग मिलके, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाएंगे जहाँ पे बच्चों को बहुत आर्थिक रूप से कोई परेशानी हो फिर भी वो तैयारी कर सके। एंड वी वर क्वाइट सक्सेसफुल। और मैं आप लोग को भी बोलूंगा, ठीक है ना, कि अपने एनर्जी को है ना एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा लगाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन के बाद मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो एंजॉय करने चले गए। मैं फैक्ट बताता हूँ, मैंने अपनी आंखों में डार्क सर्कल डाल लिया, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत किया था PMIS को मतलब खड़ा करने में, बहुत सारी चीजों मटेरियल बनाना, ये करना, तो उसका रिजल्ट है आज की बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए, बहुत सारे स्टूडेंट इज्जत करते हैं, ठीक है। और एक पॉजिटिव अपने दिल में एक होता है ना, भरोसा रखता है कि कुछ अच्छा काम किए हैं, ठीक है। तो एक चीज और चीज, घमंड कभी भी नहीं होना चाहिए अपने अंदर। आप अगर किसी चीज को पा लिए तो आपको ये फील होना चाहिए कि ये कुछ नहीं अब पाए हैं। यू शुड बी ऑन ग्राइंड जीरो। क्योंकि आप जितने अंदर से भूखे रहिएगा ना, उतना ज्यादा आपको करने की इच्छा होगी कि कुछ और करते हैं। और आपको जिस समय में लग जाएगा, अपने अंदर फील हो जाएगा कि अरे हम तो बहुत बड़े हो गए, तो आपके अंदर की भूख खत्म हो जाएगी। आप आगे लाइफ में फिर प्रोग्रेस नहीं कर पाइएगा, ठीक है। आप लोग भी एग्जाम निकालिए और कोई ना कोई फील्ड में जरूर आगे, चाहे वो एनवायरमेंटल का फील्ड हो सकता है या एजुकेशन, कोई भी फील्ड, उसमें जरूर वर्क करिएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। आप सर का 1 घंटा से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो आई थिंक सर का भी काफी समय ले चुके हैं, तो आप सर को अब तो सभी लोगों का लगभग प्रश्न हो ही गया, ज्यादातर मिलता जुलता प्रश्न ही सभी लोगों का रहेगा, तो सर को आप मतलब विदा करते हैं। काफी लंबा हो चुका है सर। गुड इवनिंग।
सभी लोगों का हाँ, गुड इवनिंग, धन्यवाद। बोलिए। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। मतलब जितना थैंक यू सर। उतना ज्यादा बढ़ते जाता है किसी भी आवाज टॉपिक को क्लियर नहीं आ रही आपकी। लग रहा है आपसे ऐसे बात करके, ऐसे तो यूट्यूब पे वीडियो पे देखते थे आपका वीडियो, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हल्का डर भी था ना, तो वो और सर अभी का मैंने बहुत चैनल सही का है। लिंक दिया है, पिन किया हुआ सर का चैनल का लिंक दे दे। मेरे पास यूट्यूब का लिंक भी मैं डाल दूंगा। सर के यूट्यूब चैनल पे जाए, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो है वहां पे जाके। सर का सर को भी थोड़ा भी हमारा जो संस्था जो नया है, ठीक है, और बहुत सारे लहजों से मतलब झूल रहा है, क्योंकि बहुत सारे देखिए, क्योंकि एजुकेशन को आप सभी लोगों ने जानते ही, जैसे आर्थिक तौर पे मतलब एजुकेशन को चलाने के लिए मजबूत होना पड़ता है। सर अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं और हम लोग ही सर को मतलब योगदान करेंगे, क्योंकि सर बहुत अधिक मतलब फाइनेंशियल चीजों को लेकर मतलब इंस्टीट्यूशन में वो चीज नहीं डाल रहे हैं, और व्यक्ति दर व्यक्ति इनका मतलब वो होगा, हम लोग ही मतलब इसको आगे ले जाएंगे। तो सभी लोगों से सपोर्ट जो है उपेक्षित है। तो सर का मैंने चैनल का भी लिंक दिया, यूट्यूब का भी लिंक दूंगा। सभी लोग वहाँ पे जाए, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए वहाँ पे वीडियो है, जाए देखें। और कभी भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो, सर हमारे ग्रुप में भी है, मेंस वाले ग्रुप में भी रहेंगे कॉपी एवोल्यूशन के लिए। कभी भी कोई दिक्कत हो सर को भी मैसेज कर सकते हो, जैसे आप मुझे करेंगे। कोई भी बात होगा, जब भी आवश्यकता हो तो सर आप लोग के गाइडलाइंस के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा सर उपस्थित रहेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। तो इसी के साथ इसी सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। To ask a question, I want to know कि how to deal with case study. Sorry? क्या चीज? Sir, I wanted to ask कि how to deal with case study. केस स्टडी तो आपका ये एथिक्स पेपर 4 में आता है ना, यूपीएससी में ना? जी या हाँ। तो केस स्टडी आपको देखिए, केस स्टडी में क्या होते हैं कि उसमें है ना बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये यूपीएससी के पेपर 4 में आता है। तो देखिए केस स्टडी में आपके स्टेक होल्डर होते हैं। कोई भी आपको अगर मान लीजिए इंस्टांस दिया जाता है, केस स्टडी दिया जाता है, तो सबसे पहले जो उसके स्टेक होल्डर होते हैं, आप उसको आप पॉइंट आउट करिएगा। फिर उसके बारे में आपको लिखना है, वन बाय वन डील करके करना है। उसके बाद आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचना है। आपको हम बेटर रूप से समझा पाएंगे जब आप कोई पार्टिकुलर केस स्टडी मेरे पास लाइएगा, और जब लोग मेंस आंसर राइटिंग करेंगे उस टाइम में आप लाइएगा, तो मैं आपको बेटर रूप से आपको एक मतलब आप जब लिखिएगा तो मैं उसको बेटर रूप में आपको गाइड कर पाऊंगा। पर एट राइट नाउ हम यही बोल सकते हैं कि केस स्टडी में आपको देखिए बेसिक्स जो डेफिनेशन है आपको वो कर लेने हैं। स्टेक होल्डर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, एथिक्स जो यूपीएससी का पेपर 4 है उसमें वो आपको फाइंड आउट कर लेना है, और उसी के बेसिस पर आपका केस स्टडी डील हो जाएगा। Can you tell me sir reference material? एक लेक्सिकन की एक बुक आती है, फेमस बुक ऑफ लेक्सिकन, ठीक है ना। फ्रॉम दैट यू कैन स्टडी, एंड ऑल्सो द बुक्स ऑन वाजीराम एंड रवि, ठीक है ना। येलो बुकलेट इज देयर। आई थिंक दे आर टू द पॉइंट, प्रिसाइज, एंड दे आर अप टू द मार्क, ठीक है ना। सो दैट विल सफाइस। But sir, sometimes it happens that most of the case studies related to current scenarios, events also. See, देखिए all the case study, they say practice. You need to practice, ठीक है ना। Case study is nothing just like your mains answer writing, ठीक है। If you are not practicing at all, you will not light up to the mark answer. Same case goes with the case study also. If you just start writing your case study, dealing with the case study. Your first case study can be disastrous, okay, but you will witness some improvement with the 5th case study, with the 10th case study, or जब तक when you will reach the 20th case study, you will definitely there will be a lot of progress, और वो अपने आप that will you will see the improvement with your answer. So you just need to practice once. What do you think, sir? How many case study we should solve before prelims or mains? Before prelims or mains? Yeah. See, the case study, of course, you need to solve. As far as case studies are concerned, you need to go refer that for your mains perspective only, and see that entirely depends upon you, because the potential within every person varies from person to person. The potential in every candidate varies from person to person. So there might be some candidate it might be possible that after 20 case study you are strong enough to deal with any case study, but it might also be possible that any candidate who might not be
feel confident about 20, he needs to practice 30-40 case study. So what that depends upon you, your potential, your grasping power. ठीक है, when you will start writing the case study, when you will give that case study to other person, ठीक है, they will evaluate it. Then if your marks increase, and then you are in comfortable zone. चलिए, अब हो गया सर के काफी समय हम लोग लिए। सर जुड़ने के लिए, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी लोग आपसे प्रेरित हुए और काफी लोग मोटिवेटेड भी हुए, और उम्मीद है कि इसका परिणाम 69 में देखने को मिलेगा। 69 के बाद हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे मेंस के आगे की गतिविधि को लेकर, और इसी तरह हम लोग के लिए प्रेरणा के स्रोत आप बने रहें। और आप जो कर रहे हैं वाकई में बहुत ही मतलब एक बेहतरीन कार्य है, और हम लोग से भी जो सहयोग बन पड़ेगा हम लोग अपने स्तर पे जरूर आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे और करते रहेंगे। धन्यवाद सर, हम लोग के साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। चलिए, काफी अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सर को, सभी लोग थैंक यू बोलिए। चलिए ठीक, धन्यवाद। चलिए, तो कैसा रहा आप लोग का? धन्यवाद। अच्छा रहा।